हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका समय 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक का है। गयासुद्दीन के 5 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। वह जूना खान के नाम से जाना जाता था। उसे सैनिक शिक्षा के साथ साथ साहित्यिक शिक्षा भी प्रदान की गई थी। इस कारण से उसके अंदर सैनिक और विद्वान दोनों के ही गुण विद्यमान थे। गयासुद्दीन ने सुल्तान बनने पर उसे उस जूना खां को उल्लूग खां की उपाधि प्रदान की थी और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मुहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण अभियानों का नेतृत्व किया। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका राज्यारोहण बिना किसी विरोध के हुआ। राज्यारोहण के 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में रहा, यानी कि वो 40 दिन तक तुगलकाबाद में ही रहा था, दिल्ली नहीं गया था। और उसके बाद उसने दिल्ली में प्रवेश किया। जब उसने दिल्ली में प्रवेश किया था, सभी ने उसका स्वागत किया। उसने भी उदारतापूर्वक अपनी प्रजा में सोने और चांदी को बिखेरा, सरदारों में पदों का वितरण किया और अपने पिता की मृत्यु में तुगलक का कुछ हाथ रहा या ना रहा हो, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, परंतु उसके सिंहासन पर बैठने का विरोध किसी ने नहीं किया। यद्यपि उसके 3 भाई जीवित थे, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। मध्य युग के शासकों में चरित्र और कार्य की दृष्टि से अन्य कोई शासक इतना विवादपूर्ण नहीं रहा जितना मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक का चरित्र और उसके कार्य दोनों ही बहुत रोचक हैं। वह सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी फारसी का महान विद्वान था। ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। सर्वप्रथम उसने ही, यानी कि वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया। उसकी महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं तथा उसकी सफलता और असफलता प्रत्येक प्रकार से आकर्षक हैं और आश्चर्यजनक हैं। मोहम्मद तुगलक को अपने पिता से एक विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ। वो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसे अपने पिता से बहुत विस्तृत साम्राज्य प्राप्त हुआ था और साथ में भरपूर खजाना भी उसे प्राप्त हुआ था। वह खुद एक बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो उसके द्वारा अपने शासनकाल में कुछ विभिन्न प्रकार की योजना उसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो अब हम उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बर्नी ने सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उसकी जो 5 योजनाएं हैं, उसमें पहली है दोआब में कर वृद्धि, दूसरी देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथी योजना खुरासान पर आक्रमण और 5वीं योजना कराची अभियान। ये 5 योजनाओं का उल्लेख बर्नी ने किया है। उसके अलावा उसने एक और योजना प्रमुख रूप से बनाई थी, कृषि विभाग का निर्माण, यानी कि जिसे अमीरे को ही कहा जाता था। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाओं का उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सबसे पहला आता है दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद तुगलक ने राजस्व में वृद्धि करने के लिए गंगा व यमुना के मध्य दोआब के प्रदेश में कर वृद्धि की योजना बनाई। उसने इस क्षेत्र को इसलिए चुना था क्योंकि दोआब उपजाऊ प्रदेश था। उसका मानना था कि अगर यहाँ पर
वृद्धि की जाती है तो यहाँ के किसान बढ़ी हुई कर की मात्रा का भार आराम से उठा पाएंगे। इस कारण से उसने इस क्षेत्र को चुना। लेकिन वृद्धि कितनी की गई थी, इस संदर्भ में मतभेद है। बर्नी के अनुसार दोआब में वृद्धि 10 से 20 गुना तक की गई। बदायूं के अनुसार करों को दुगना कर दिया गया। इलियट का मानना है कि यह वृद्धि 10 से या 5% थी। उसके अलावा मोरलैंड, ईश्वरी प्रसाद, आरपी त्रिपाठी भी बर्नी के मत को स्वीकार नहीं करते और त्रिपाठी का मानना है कि करों में वृद्धि 5 से 10% तक की गई थी, क्योंकि इतनी वृद्धि थी, ये ज़्यादा वृद्धि नहीं थी और किसान इसका दबाव आराम से सहन कर सकते थे। लेकिन जिस वर्ष यह वृद्धि की गई उसी वर्ष दोआब में क्या हुआ, दुर्भाग्यवश अकाल पड़ गया। उत्पादन नहीं हुआ जिसके कारण और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। तो जब किसानों की स्थिति दयनीय हो गई तो लेकिन लगान अधिकारियों ने कर वसूल करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और जंगलों में भाग गए। कई किसानों ने आग भी लगा दी। जो शक्तिशाली जमींदार थे उन्होंने लगान चुकाने से मना कर दिया। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली गई और पूरे दोआब में विद्रोह फैल गया। सुल्तान ने बड़ी कठोरता से विद्रोह को दबाया, क्योंकि सुल्तान को वस्तुस्थिति मालूम थी ही नहीं और लगान अधिकारियों ने वस्तुस्थिति से प्रारंभ में सुल्तान को परिचित नहीं कराया। तो सुल्तान को लगा कि किसान लगान देना नहीं चाहता, तो उसने विद्रोह को दबाने का आदेश दे दिया। बर्नी लिखता है कि हजारों व्यक्ति मारे गए। जब उन्होंने बचने का प्रयास किया तब सुल्तान ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण किया और जंगली जानवरों की भांति उनका शिकार किया। तो इस प्रकार जगह जगह विद्रोह प्रारंभ हो गए। किंतु जब सुल्तान को वास्तविक स्थिति का पता चला तो उसने किसानों के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। उनको हल, बैल, बीज खरीदने के लिए उसने लगभग 2 करोड़ टंका राशि प्रदान की। और लेकिन हालांकि यह बाद में संभवतः जो जगह जगह बाद में विद्रोह हुए थे उसका मुख्य कारण दोआब में कर वृद्धि था और इसका जगह जगह असंतोष हुआ इसका और विद्रोह हुआ और सुल्तान को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ और अंत में इस योजना को त्यागना पड़ा। दूसरी योजना है उसकी राजधानी परिवर्तन। 1326-27 ईस्वी में इस योजना को लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित करना था। देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया था और इसको राजधानी बनाया गया। अब आता है कि दिल्ली से देवगिरी को राजधानी क्यों परिवर्तित किया गया। इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जो तत्कालीन इतिहासकार हैं वो भी अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बर्नी। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी इस समय साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी। सभी दिशाओं से उसकी एक जैसी दूरी थी, इसलिए इसको राजधानी चुना गया। क्योंकि दक्षिण भारत में भी दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो गया था तो सब जगह से देवगिरी की दूरी बराबर पड़ती थी, इसलिए देवगिरी को राजधानी के लिए चुना गया। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिकों ने निंदनीय पत्र लिखे, अपशब्द लिखे, उनमें गालियां लिखी, अतः उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ईसामी जो उस समय के तत्कालीन इतिहासकार हैं वह भी इब्न बतूता की बात का समर्थन करते हैं। वो भी कहता है कि सुल्तान दिल्ली के लोगों से नाराज़ था, इसलिए उन्हें दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया। यानी कि वो भी यह मानता है कि दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने के लिए ही उसने दक्षिण भारत में देवगिरी को राजधानी चुना। इसके अतिरिक्त मेहंदी हुसैन, उनका मानना है कि दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए उसे राजधानी बनाना चाहता था। दिल्ली इस समय मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बन चुकी थी और दक्षिण भारत अभी मुस्लिम संस्कृति
का केंद्र नहीं था, वहाँ मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। एल श्रीवास्तव के अनुसार मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, दक्षिण भारत में सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता और दक्षिण भारत का संपन्न होना उसकी राजधानी के कारण थे। इसलिए उसने राजधानी परिवर्तित की। तो उपयुक्त मत जो हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में होना, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के शासन और संगठन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा अथवा उनके आक्रमणों के भय का कम हो जाना, दक्षिण भारत की समृद्धि का लालच और संभवतः वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करने की लालसा मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन के मुख्य कारण रहे थे। तो ये जो कारण हैं, इनके कारण उसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया। अब आता है कि जब उसने राजधानी परिवर्तन की सोच ली, उसके बाद उसने क्या क्या किया। समकालीन इतिहासकारों का मानना है, उनका कहना है कि दिल्ली की समस्त जनता को सामान सहित दौलताबाद जाने के आदेश दे दिए। कहा कि सभी लोगों को देवगिरी जाना है, जिसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली वीरान हो गई। बर्नी ने लिखा है कि सभी कुछ बर्बाद हो गया और तबाही इतनी भयानक थी कि शहर की इमारतों, उसके महलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी नहीं दिखाई देता था। कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ नष्ट हो गया था, सब कुछ निर्जन हो गया था। इब्न बतूता बताता है कि एक अंधे मनुष्य को दिल्ली से दौलताबाद खींच कर ले जाया गया और एक बिस्तर पर पड़े हुए अपाहिज को भी जबरन ले जाया गया। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद नहीं ले जाया गया था, बल्कि जनता के एक विशिष्ट वर्ग को ही दौलताबाद ले जाया गया। इस कारण पूरी तरह से दिल्ली उजाड़ नहीं हुई थी। के निजामी का कहना है कि समस्त जनता को जाने के आदेश नहीं दिए गए थे, बल्कि सरदार, शेख, उलेमा और उच्च वर्ग के व्यक्तियों को ही दौलताबाद जाने के आदेश दिए गए थे। सुल्तान द्वारा दौलताबाद में भी दिल्ली की जनता को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और मार्ग में दिल्ली से दौलताबाद जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में हर संभव पूरी तरह से जनता की सुविधा का ध्यान रखा गया। दिल्ली से दौलताबाद तक की लगभग 700 मील की दूरी थी, तो इस सड़क पर छायादार वृक्ष लगवाए गए, जनता के रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई, यातायात को सुलभ किया गया और सभी को अपनी छोड़ी हुई संपत्ति का मुआवजा भी दिया गया। तो इस प्रकार दिल्ली से दौलताबाद की जो 40 दिन की यात्रा थी, उसको सुविधाजनक बनाने का हर तरह से प्रयास किया गया, लेकिन यह माने कि यह यात्रा सुखद रही होगी ऐसा प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि जनता को जब अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा तो निश्चित है कि उनके लिए यह कष्टदायक रही होगी। तो दिल्ली से जो भी अमीर उलेमा या जो भी वर्ग दौलताबाद गए थे, वे दिल्ली की शान को नहीं भूल सके। तो जब उसको लगा मोहम्मद तुगलक को, क्योंकि वो हर क्षण दिल्ली आने का प्रयत्न करने लगे थे, तो जब मोहम्मद तुगलक को उनकी भावनाओं को उसने समझा, तो उसने उनको वापस जाने की अनुमति दे दी और कहा कि तुम वापस जा सकते हो। इस प्रकार 1335 ईस्वी में दिल्ली पुनः राजधानी बनाई गई, यानी कि वापस पुनः देवगिरी से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया और मोहम्मद तुगलक की यह योजना पूरी तरह से असफल रही। अब आता है कि उसकी असफलता के क्या कारण थे, क्यों मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल रही। सुल्तान को केवल अपने दरबारियों को दौलताबाद ले जाना चाहिए था, ना कि जनता को।
क्योंकि जब वो वहाँ पर पूरी तरह से बस जाती देवगिरी, तो जनता अपने आप ही धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच जाती। दूसरा, अव्यवस्थित दक्षिण भारत की तुलना में संगठित उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। अतः दिल्ली ही उपयुक्त राजधानी थी, न कि दौलताबाद। और इसके अलावा मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए तथा उत्तर भारत के पूर्ण संगठित राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए दिल्ली अधिक उपयुक्त स्थान था। तो यह सब सोच करके कि सुल्तान का यह सोचना कि दौलताबाद एक उपयुक्त राजधानी रहेगी, यह उसकी एक बड़ी भूल थी। और साधारण नागरिक अपने घरों को छोड़कर अनजान या दूरस्थ दौलताबाद जाने के लिए तैयार होंगे, बल्कि वो तैयार नहीं थे। और इस कारण से उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई और अंत में सुल्तान को अपनी यह योजना त्यागनी पड़ी। इस संदर्भ में जो लैनपून है वो कहते हैं कि दौलताबाद एक पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था और यह योजना पूरी तरह असफल रही। इसके कारण सुल्तान जनता के मन में सुल्तान के प्रति अलोकप्रियता की भावना पैदा हुई। दूसरा, राजकोष पर भी इसका भार पड़ा और जगह जगह इसके कारण विद्रोह भी उत्पन्न हुए। तो यह योजना पूरी तरह से यह असफल साबित हुई। आगे जो तीसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, उसके बारे में मैं आगे आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।